सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे युवा जो लगातार उत्तराखंड में युवाओं की बात को उठा रहे हैं और सरकार के सम्मुख युवाओं की बात को रखते हैं। कभी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, कभी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके उसके परिवार के और जनता की आवाज़ को, उनकी पीड़ा को सरकार तक पहुँचाते हुए न्याय की गुहार लगाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे, उनको एक नया पद मिला हुआ है कुमाऊँ संयोजक का। भूपेंद्र कोरंगा हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी रणनीति के संबंध में हम बातचीत करेंगे। उनके आगे क्या रणनीति है, क्यों वो युवाओं की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। भूपेंद्र भाई, पहले तो आपको बधाइयाँ भी कुमाऊँ संयोजक की, आपका दायित्व मिला और हमारे चैनल में आपको स्वागत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरे विचार को लोगों के सामने रखने के लिए जो आज चैनल पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद और प्रणाम, क्योंकि लगातार जो भी एक्टिविटियाँ मेरे माध्यम से होती हैं तो वो आप दिखाते हैं और लोगों का उसमें अपार समर्थन मिलता है। जी, भूपेंद्र भाई के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। विधानसभा उपचुनाव जब बागेश्वर में हुआ था तब भी ये लोग बड़े सुर्खियों में थे। इनको पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था किसी मामले को लेके, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। भूपेंद्र भाई, पहला तो ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप खुद अपने आप में युवा हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि युवाओं की बात को उठाना चाहिए और युवाओं की बात को सरकार तक पहुँचाना चाहिए? क्यों ऐसी नौबत आई? मतलब देखिए, अगर मैं इस देश और इस प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा युवा है। और जब युवा प्रताड़ित होता है, प्रताड़ित होने के कई सारे, जैसे उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं या फिर नौकरियों को लेकर के विज्ञप्ति सरकार निकालती है, लेकिन जो धनाढ़ी लोग होते हैं वो पैसा दे करके जो है नौकरी पा लेते हैं। अन्य, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लें, तो कहीं ना कहीं युवा जो कि देश और प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है, और जब वो युवा सत्ता में बैठे हुए लोगों से छला जाता है तो कहीं ना कहीं एक युवा, यानी कि मैं स्वयं भी युवा हूँ, तो एक दर्द जो है आता है। तो यही कारण है कि पिछले कई समय से युवाओं को लेकर के जहाँ जहाँ पर भी गलत तरीके से युवाओं के साथ छलावा हुआ है या युवा प्रताड़ित हुए हैं, तो तब जा कर के जो है कहीं ना कहीं अंदर से ये आवाज़ आती है कि नहीं, इन युवाओं के लिए बोलना चाहिए, चाहे सरकार फिर किसी की भी हो। जी, आपका कोई व्यक्तिगत ऐसा अनुभव भी है तो आपको लगा हो कि आपने फॉर्म भरा हो और आपके साथ ऐसा कोई इनजस्टिस हुआ हो, तो आपको लगा कि अंदर की एक पीड़ा बाहर निकले? देखिए, मेरे एक मित्र हैं, तो उनका पटवारी में सिलेक्शन हो चुका था और उनको खबर भी आ गई थी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। और वो मित्र मेरे पास आया और उसने मिठाइयाँ मुझे बांटी और अपने परिवार में भी एक बड़ा जश्न का माहौल था। लेकिन 3 दिन बाद जब पता चला कि वो पेपर लीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा मित्र था, तो उसकी पीड़ा को देखने के बाद मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि हाँ, युवा जो है छला जा रहा है, और उसकी पीड़ा को देखते हुए इस मूवमेंट से जो है मैं जुड़ा फिर। जी, भूपेंद्र भाई, अब आपको कुमाऊँ संयोजक का दायित्व मिला है, बड़ा एक जिम्मेदारी आपको मिली है। इससे पहले आप एक उत्तराखंड एकता युवा मंच करके, उत्तराखंड युवा एकता मंच करके आप चला रहे थे, उसका शायद आपने विलय किया है। तो आगे की आप क्या रणनीति है, क्यों आपको युवा एकता मंच को आपने विलय करने की नौबत आई? देखिए, जिस प्रकार से बॉबी पवार जी के लीडरशिप में उत्तराखंड बेरोजगार संघ पूरे प्रदेश भर में एक मूवमेंट को चला रहा था युवाओं के लिए, जिसके तहत उन्होंने देहरादून में एक बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़ा। हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतरे और जब उनको जेल हुई, उन पर लाठियां बरसाई गई, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के युवा उसको देख रहे थे और हम कुमाऊं के युवा भी उसको देख रहे थे। और इन सारी चीज़ों को देख करके हमने भी कुमाऊं से एक मूवमेंट छेड़ा। और क्योंकि उस वक्त हम बेरोजगार संघ के किसी भी व्यक्ति से संपर्क में नहीं थे, तो हमने उत्तराखंड युवा एकता मंच बनाया, जिसमें हम 5 संयोजक थे और कई लोगों ने हमको उस पर, युवाओं ने उसमें हमको साथ दिया। तो उसमें हमने आक्रोश रैली से लेकर के, गोलजुनाई यात्रा से लेकर के, तमाम धरना प्रदर्शन और तमाम चीज़ें, उत्तराखंड में जो भी भर्ती घोटाले और थे उसको लेकर, तमाम अन्य युवाओं, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग हमेशा मुखर होते थे। लेकिन जब हमने ये देखा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ बहुत ही मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है और पूरे प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार संघ से जुड़ना भी चाहता था, तो कहीं ना कहीं हमने ये सोचा कि जब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को व्यापक स्तर पर ले जाने वाले ये तमाम सफेदपोश एक साथ एकजुट हो सकते हैं, चाहे प्रदेश या देश की हम बात करें, तो हमने भी ये सोचा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ने वाले तमाम जो संगठन हैं, जिसमें हम उत्तराखंड युवा एकता मंच भी था, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग भी एकजुटता से इस लड़ाई को और व्यापक बनाएं। यही कारण था कि हमने उत्तराखंड युवा एकता मंच
का विलय उत्तराखंड बेरोजगार संघ में किया। जी भूपेन भाई, जब हम विधानसभा उपचुनाव भी हमने बागेश्वर में देखा, और सामान्य तौर पर भी आपके संगठन पर या आप लोगों पर एक आरोप ये लगता है कि आप सत्ता का विरोध करते हो। सिर्फ सत्ता का विरोध ही नहीं करते हो, आप जो है विपक्ष के लिए भी काम करते हो। तो क्या इसमें कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, ये जो आरोप लगते हैं, कोई भी आंदोलन आरोपों से अछूता नहीं रहा है। चाहे वो देश का किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन अगर इस देश में चला हो, इस प्रदेश में चला हो, तो वो आरोपों से अछूता नहीं रहा है। अब जब हम तो देखो खुद ही कह रहे हैं, जैसे भाजपा ने हम पे यह आरोप लगाया इस विधानसभा चुनाव में कि हम जो है विपक्षी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मांग है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे वो बेरोजगार संघ का पेज है या बॉबी पवार जी का, तो 2015 से में जो है हरीश रावत जी की सरकार में जो भर्ती घोटाले हुए, उसमें भी हम जाँच की जो है मांग कर रहे हैं, उसमें भी हम CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आरोपों से अछूते नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगे और ये कोई बड़ी बात, इसका हमें पर कोई फर्क नहीं पड़ा और हम लोग लगातार उसी मजबूती से आवाज़ को उठाते रहेंगे। आप युवाओं की बात को उठाते रहेंगे। भूपेन भाई, एक सरकार का जब हम दावा सुनते हैं, सरकार कहती है कि पोस्ट निकल रही हैं, लगातार निकल रहे हैं, पद भरे जा रहे हैं, तो उनका ये आरोप रहता है कि आप अनावश्यक युवाओं को बरगला रहे हैं, आपका ये सिर्फ इतना सा काम रह गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस आरोप? देखिए, आज अगर महत्वपूर्ण सबसे मुद्दा में अगर देखूं प्रदेश में, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद आज खाली हैं। इवन स्वास्थ्य विभाग के कोविड कर्मचारी जो हैं वो खुद धरने में देहरादून में बैठे हुए हैं। देहरादून तो देश की राजधानी जरूर है, लेकिन मैं तो कहता हूँ धरनादून, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे एकता विहार में जो धरना स्थल है, वहाँ पे आज 3 धरने, एक बेरोजगार संघ का जो CBI जांच की मांग को लेकर है, एक मृत आश्रित जो कर्मचारी हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो वो वहाँ पर बैठे हैं, और कोविड कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य की तो उपनल कर्मचारी वहाँ पर बैठे हैं जिनको बाहर कर दिया गया है, और जबकि बहुत सारे पद खाली हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी सुशीला तिवारी में 4 बजे के बाद आपको मरीज को अगर वहाँ एडमिट करना है तो पर्चा कटाने वाला एक ही काउंटर होगा, एक ही व्यक्ति बैठा होगा। अगर डिस्चार्ज करना है तब भी एक व्यक्ति बैठा होगा। अगर कोई जांच आपको करनी है उसके लिए भी पर्चा कटाने के लिए एक ही व्यक्ति। तो आप वहाँ पर पूछेंगे तो कहेंगे कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। तो स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है। शिक्षा विभाग में बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर, मेरे गाँव के ही जो है 2 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर पूरे शिक्षक अभी नहीं है। तो कहाँ से? और आप देखिए कि जो नियुक्तियाँ ये दे भी रहे हैं, जैसे अभी नर्सिंग का आंदोलन हमने बहुत बड़ा करा, जिसको लेकर के आज नर्सिंग में 11,000 से ज़्यादा पद खाली हैं पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन इन्होंने 2621 पदों में जो है भर्तियां निकाली थी पिछली सरकार में, और बड़े मुश्किल से उसमें से 1500 पदों पर इन्होंने विज्ञप्तियां दी हैं। वो भी कब? जब हम लोगों ने 100 दिन से ज़्यादा का एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसमें खुद मैं भी था। मैं खुद उसमें 3 दिन भूख हड़ताल पर बैठा, और हल्द्वानी से लेकर के देहरादून मैंने जो है पैदल यात्रा करी, और उसके बावजूद जो है इन्होंने जो है जब 11,000 खाली पदों में से सिर्फ 1500 पदों को भरने का काम किया है। तो जो ये 2 मुख्य चीज़ें, उसमें इतने पद खाली हैं तो कहाँ से? और जो ये पद थोड़े बहुत निकाल भी रहे हैं तो ये उसमें जो है कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी तमाम प्रकार के घोटाले हो जा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो है सामने निकल के आ रहे हैं, और इसको लेकर के हम मुखर हैं। तो सरकार के पास इन पदों को भरने के लिए कोई ठोस रणनीति तो है नहीं, तो वो फिर उल्टा हम पे आरोप लगा करके हमारे को जो है कमज़ोर, हमारी इस लड़ाई को कमज़ोर करने का पूरा जो है वो प्रयास कर दिया। भूपेन भाई, सरकार का ये दावा ये भी रहता है कि पद तो हम निकाल ही रहे हैं, साथ में जो नकल माफिया था उस पर नकेल कसने के लिए नकल अध्यादेश, वो सरकार ये भी कहती है कि ये ऐसा अध्यादेश हम लाए हैं जो पूरे देश भर में एक अलग किस्म का है, इससे बहुत बड़ा जो नकेल कसी जा रही है। तो कहाँ आप मानते हैं कि ये इससे नकेल कसी जा रही है? देखिए, ये इतना अच्छा इन्होंने एक बनाया नकल विरोधी कानून, जिसके तहत बताते हुए मतलब बड़ा दुख होता है कि जो सबसे बड़ा नकल माफिया था हाकम सिंह, उसकी बेल हो गई। तो ऐसा आपने क्या वो कानून बनाया कि इतने बड़े नकल माफिया की जो है आज बेल हो गई है? और उसका एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, उसमें ये लिखा हुआ है इन्होंने कि जो व्यक्ति या जो एस्पिरेंट ये बोलेगा कि भाई इसमें धांधली हुई है, तो सबसे पहले तो ये उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति बोलेगा कि इस पे धांधली हुई है तो उसको भी ये सजा देंगे, उस पर भी ये धाराएं लगाएंगे, तो फिर बोलेगा कौन? तो इस प्रकार का इन्होंने एक ऐसा कानून बनाया है जो कहीं से कहीं तक जो है प्रदेश के युवाओं के लिए ठीक नहीं है। अभी जो फॉरेस्ट ये अपना होमगार्ड की जो भर्ती हुई है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है।
लेकिन ओपन आने को कोई भी तैयार नहीं। हमको सारे जिलों से फ़ोन आ रहे हैं, इवन बागेश्वर जनपद से भी फ़ोन आ रहे हैं, एस्पिरेंट जिन भी लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, लेकिन वो ओपन आने को क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बनाया है, जो कानून, नकल विरोधी कानून जो इसमें बनाया है इन्होंने, उसके तहत सबसे पहले तो उन्हीं पर कार्रवाई करेंगे। तो ये तो कहा जा रहा है कि आप सबूत लेके आओ अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो। नहीं, देखो सबूतों के, अब आप एक चीज़ बताओ कि पहले तो कोई भी व्यक्ति बात रखेगा ना, उस अब जब आप सबूत मांगने का जब उसको समय देंगे तभी तो वो सबूत देगा, लेकिन आप उस बीच ही उस पर कार्रवाई कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे तो नहीं लगता कि प्रदेश हित में है ये कानून। जी अच्छा भूपेन भाई, विधानसभा उपचुनाव में हमने देखा कि आप बागेश्वर में बॉबी पवार के साथ आए थे, 5-7 युवा यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ये दावा किया था कि चुनाव के दौरान हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, लेकिन न प्रशासन से आपको अनुमति नहीं मिली, ना कहीं से सपोर्ट मिला। तो क्या ऐसा था उस वक्त, क्या खुलासा आप करने वाले थे, क्या योजना थी आपके बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि विधानसभा चुनाव से पहले एक जो बहुत बड़ा खुलासा, और क्योंकि पिछले 200 मतलब जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके 200 दिन पहले से एकता विहार में धरना प्रदर्शन लगातार बेरोजगार संघ कर रहा है। एक ही मांग है कि जो भी भर्ती घोटालों में जो है सीबीआई जांच की मांग के लिए। अब वहाँ पर कोई भी उत्तराखंड सरकार का मंत्री, विधायक, इवन मुख्यमंत्री तक भी कई बार मतलब सबको संज्ञान में है, शासन प्रशासन सबको संज्ञान में, लेकिन वो आए नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव था तो सारे कैबिनेट मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक यहाँ थे, तो इसीलिए बेरोजगार संघ यहाँ पर इसलिए आया, बॉबी पवार जी इसलिए आए और हम लोग यहाँ पर इसलिए आए कि उन मंत्रियों से हम पूछें कि हम जो प्रदेश का युवा धरना पर बैठा हुआ है तो आखिर उनकी सुध क्यों नहीं ली जा रही है। तो यहाँ पर वो सवाल पूछने के लिए हम यहाँ पर आए थे। और दूसरा, बॉबी पवार जी पूरे उत्तराखंड में जितने भी युवा हैं वो खुद चाहते हैं कि उनके साथ मिलें, अपनी समस्याओं को बताएं, और इवन आज तो पेरेंट्स भी, अभिभावक भी जो है बॉबी पवार जी से जुड़ना चाहते हैं। तो बागेश्वर से भी कई लोग चाहते थे, कई युवा चाहते थे, जिनका प्रमाण आपने देखा होगा कि जब हमको अरेस्ट किया गया और फिर कोर्ट जब ले जाए गए तो कितने युवा वहाँ पर जो है एकजुट हो चुका था। तो ये उस बात का प्रमाण है। तो हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी चीज़ को प्रभावित करें, पर ये ज़रूर था कि जो ये नेता हैं वो इतने दिनों के धरना के बाद भी इनके अंदर कोई डर नहीं है, लेकिन सत्ता को खोने का डर इनके अंदर ज़रूर है। यही कारण था कि मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ पर जो है जमावड़ा लगाया था, तो उन्हीं से हम सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आए थे। भूपेन भाई, के आरोप आपके संगठन पर ये भी लगता है कि आप लोग युवाओं से चंदा वसूली करते हो, फिर आप अपनी एक किस्म की दुकान सी चला रहे हो, अपना आपके पास रोजगार तो है नहीं, तो इसलिए जो है, तो क्या करेंगे इस आरोप में, कितनी सच्चाई आपको लगती है? आप धरना स्थल देहरादून जा कर के देखिए, आप जब एक एक युवा से पूछेंगे तो जो युवा अपने घर से उनको खर्चा आता था और वो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, आज सारे उन युवाओं ने अपना कमरा छोड़ करके जो भी उनका जेब खर्च घर से आता है उस जेब खर्च से वहाँ पर धरना स्थल पे जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। आज ऐसी स्थिति बेरोजगार संघ की है। हाँ, बहुत सारे लोग जिनको इस प्रदेश से जो है कहीं ना कहीं जो भी अभी चीज़ें चल रही है उससे पीड़ा होती है, और वो लोग अगर हमको मदद कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो ये जो पूरा आरोप है कि हम जो है चंदा वसूली कर रहे हैं, देखो वसूली करना क्या होता है कि अगर हम किसी से ज़बरदस्ती कह रहे हैं तो वो एक वसूली करना होता है। हम तो किसी से कह ही नहीं रहे, किसी सोशल मीडिया में या कहीं पर आप ऐसा प्रमाण दीजिए कि जहाँ पर हम लोगों से वसूली कर रहे हो, ऐसा तो कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नहीं है। ये जो पूरा धरना वहाँ पर चल रहा है या जो भी चीज़ें हैं वो हम सब युवाओं का जो भी हमारा जो जेब खर्च है उसी से हम ये सारी चीज़ों को संचालित अभी तक करते आए हैं। जी भूपेन भाई, एक बात ये भी चर्चा में रहती है कि आप जो हैं इसके बेस पर अपनी एक राजनीतिक ज़मीन भी तैयार कर रहे हैं। इन फ्यूचर आप लोगों की सबकी प्लानिंग ये है कि हम राजनीति में जाएंगे, तो क्या ऐसी कोई आपकी योजना है? देखिए, मैं आपको फिर से जैसे मैंने आपको बोला पहले कि आप ये देखिए कि अगर हम युवाओं की मांग को सीधे तौर पे इन्होंने मानना होता तो 250 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका एक रिज़ल्ट देखने को मिलता। हालांकि काफ़ी स्तर तक रिज़ल्ट भी देखने को मिला है युवाओं के डर से। हमारा ये मानना है, बेरोज़गार संघ का ये मानना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग एक पॉलिटिकल तरीके से भी जो है लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि ये हमारा ही मानना नहीं है, जो हमसे युवा जुड़ा है प्रदेश के सारे जगहों से, जो अभिभावक जुड़ा है उनका भी ऐसा कहना है।
तो भविष्य में अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है या हमें ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा करने से एक बहुत बड़े स्तर का हम चेंज लेकर के आ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं खुला कैमरे के सामने ये बोल रहा हूँ कि हम लोग राजनीति पर भी उतरेंगे और पूरे प्रदेश भर में सारे विधानसभाओं में, पंचायत स्तरों में चुनाव लड़ेंगे और जिससे हम एक सशक्त उत्तराखंड बना पाएँ। जिस प्रकार से जितनी भी सरकारें सत्ता पर अभी पर आई हैं, उन्होंने सिर्फ उत्तराखंड को ठगने और छलने का काम किया है। तो हम इसके विपरीत जाकर के उत्तराखंड की तरक्की के लिए, उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे। और जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है, पूरे बेरोजगार संघ को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए जो है राजनीति में भी अपने आप को जाना पड़ेगा और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे। कहने का मतलब ये राजनीति भी एक विकल्प है युवाओं की बात करें। बिल्कुल। तो फाइनली एक लास्ट सवाल मैं भूपेन भाई आपसे पूछूंगा कि अब आपके पास बड़ा दायित्व है कुमाऊं का, क्या युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे, संक्षेप में जवाब? देखिए, युवाओं से हमारी एक ही अपील है कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारे भ्रष्टाचारी अब धीरे धीरे एक हो रहे हैं भ्रष्टाचार को और व्यापक स्तर पर बढ़ाने के लिए। तो युवाओं से मेरी यही अपील है कि इन भ्रष्टाचारियों से इस प्रदेश को बचाने के लिए हमको एकजुट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जब से मुझे दायित्व मिला है कुमाऊं संयोजक का, तो कुमाऊं के तमाम जिलों से, विधानसभाओं से युवाओं का फ़ोन आ रहा है और लगातार वो हमसे जुड़ रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएंगे जिसमें जो युवा इच्छुक हैं, जो अभिभावक जुड़ने के इच्छुक हैं, तो उनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद भूपेन भाई, हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कुमाऊं संयोजक भूपेन कोरंगा जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि युवाओं की आवाज़ को वो और आगे तक ले जाना चाहते हैं और मजबूती के साथ उठाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी भी युवाओं के साथ ऐसा कोई न्याय नहीं हुआ है जिससे कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहा जा सकता है। वो चाहते हैं कि और मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाया जाए। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।